yesterday we completed this part of income effect and substitution effect. Now let's move to the next part of it, that is consumer theory budgets. Okay. Okay, so now rise in the price of water we are going to talk about in the consumer theory budgets. When equimarginal principle, rise in price changes consumption from A to B. अब अगर आप इस प्रिंसिपल को समझो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर प्राइस ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज फॉर श्योर दैट राइज इन प्राइस चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम ए टू बी. तो ये पक्का होगा कि आपका जो कंजम्पशन है वो नीचे की तरफ जाएगा, because water is what? Water is a thing which is either you are going to go for the substitution effect, that is what will happen, you are going to shift your product, the commodity which you are going to take, all right. But आप अगर या तो बिस्लरी से एक्वाफिना की तरफ चले जाओगे, लेकिन अगर वाटर बोतल जो आपके पास अवेलेबल है, हर बोतल्स के दाम चेंज होगा, तो क्या होगा? आपका इनकम सेम है लेकिन आपकी नीड वाटर बोतल की तो खत्म नहीं होगी, जो कि आप आधा कर सकते हो, लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा ही उसे. तो दैट्स व्हाई द इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल सेज राइज इन प्राइस चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम ए टू बी. ए से बी की तरफ जो कंजम्पशन है वो चला जाएगा. इट विल गो बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस. दैट मीन्स प्राइस राइज होगा तो आपकी जो कमोडिटी है, आपकी जो इनटेक है, बिकॉज ऑफ इनकम इज नॉट राइजिंग, इट विल गो डाउन. ठीक है, जस्ट अपोजिट काम करेगा वो. ठीक है, राइज इन दी प्राइस ऑफ वाटर, rise in price changes consumption from A to B. income effect keeps prices constant. Decrease in purchasing power changes consumption from A to C. okay, अब देखो इसको प्रॉपर्ली समझना, ये जो पूरी जगह है ना, इसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा. ये जो ग्राफ आपके सामने है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्राफ प्रॉपर्ली. बिकॉज इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल में क्या हुआ? राइज इन प्राइस चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम ए टू बी. यहां से यहां पर कंजम्पशन चला गया ए टू बी. ठीक है, राइज इन प्राइस चेंजेस. अब अगर इनकम इफेक्ट आप लगाते हो, कीप्स द प्राइस कांस्टेंट, डिक्रीज इन परचेसिंग पावर चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम ए टू सी. अगर आपका परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है, सपोज योर परचेसिंग पावर इज डिक्रीजिंग, कीपिंग द प्राइसेस कांस्टेंट. कांस्टेंट अगर प्राइस होता है और इनकम पे इफेक्ट आता है, दैट इज योर परचेसिंग पावर इज चेंजिंग, तो कंजम्पशन क्या होगा? ए टू सी पे चला जाएगा, तो भी आपका कंजम्पशन नीचे जा रहा है. और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, दैट इज कीपिंग इनकम कांस्टेंट, आपका इनकम जो है वो कांस्टेंट होता है, तो राइज इन प्राइस चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम सी टू बी. ये सी से लेकर बी की तरफ चला जाएगा, मतलब इस ग्राफ से इस ग्राफ की तरफ आएगा. और अगर प्राइसेस कांस्टेंट रखता है तो इस ग्राफ से इस ग्राफ की तरफ आएगा. और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगाते हो जहां पर इनकम कांस्टेंट रहता है, तो सी से बी की तरफ चला जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी राइट नाउ. इस ग्राफ में कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. Nobody is having any problem. Okay, fine. So now let's move on to the next page of the PDF. Rise in the price of water. Equimargin, rise in price changes consumption from A to B. You may be asking, why does it look like point C is floating in this nowhere space? हम लोग ऐसा क्यों लग रहा है कि जो point C है वो nowhere space में float कर रहा है? ये एक nowhere space है, राइट इसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं करी अभी तक, इसको हमने कहीं दिखाया. ये एक नोवेयर स्पेस है, बिकॉज ना ये इस लाइन में है ना ये इस लाइन में है, राइट. तो ऐसा क्यों है कि ये नोवेयर स्पेस में फ्लोट कर रहा है? तो इसका एक प्रॉपर आंसर है, ठीक है, और वो आंसर क्या है? इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल. टुडे द नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मोस्ट प्रोबेबली. Rise in the price of water. Rise in price changes from consumption from A to B. All right. Rise in equimarginal principle क्या कहता है? अगर प्राइस चेंज होता है तो A से लेकर B में कंजम्पशन
चेंज हो जाएगा। बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स आर हैपनिंग एट दी सेम टाइम। तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों साथ में हो रहा है। एम आई राइट एवरीवन? मोस्ट प्रोबेबली और अंडरस्टैंडिंग, कोई भी एक चीज एक टाइम पे अकेले तो हो नहीं रही। प्राइस चेंज हो रहा है, साथ में सब्स्टिट्यूशन भी वर्क कर रहा है और इनकम भी वर्क कर रहा है, इनकम इफेक्ट भी। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस ग्राफ इज द इंडिफरेंस कर्व बेस्ड ऑन द इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल एट ईच प्राइस पॉइंट। हर प्राइस पॉइंट पर, हर प्राइस पॉइंट पर, मतलब ये एक प्राइस पॉइंट है आपका, अगर आप 20 से 10 रुपया कर रहे हो या 10 से 5 रुपया कर रहे हो, उसके बीच का जो प्राइस पॉइंट है या तो 8 रुपया या 7 रुपया, जो इनकम इफेक्ट है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वो दिखाने के लिए इसके अंदर कहीं पे भी ग्राफ नहीं है। हम हर छोटा छोटा जगह पे ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए ये जो इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल जो है वो इस ग्राफ के अंदर आपको दिख नहीं रहा। इसलिए जो बीच का एरिया है दैट इज अ फ्लोटिंग एरिया। दिस एरिया इज द फ्लोटिंग एरिया, ऑलराइट। ये जो बीच का एरिया है, ये बीच का एरिया हमें क्या दिखाता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी साथ में हो रहा है। तो जब वो दोनों साथ में होता है और हम उसे भी पकड़ते हैं तो बीच के एरिया में कहीं पर कोई एक पॉइंट आएगा जो कि काम करेगा, राइट। इसीलिए इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल को अगर हम लोग सिर्फ इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है, राइज इन प्राइस चेंजेस कंजम्पशन फ्रॉम ए टू बी। लेकिन जब उसके साथ हम सब्स्टिट्यूशन ऐड करते हैं, इनकम इफेक्ट ऐड करते हैं, ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो सारी चीजों को एक साथ नहीं दिखा रहा। इसीलिए बीच का एक पॉइंट है जो कि हम यूज कर रहे हैं, ए टू सी। ए टू सी भी है, फिर सी टू बी भी है, ठीक है। अब ए टू सी वाला एरिया कौन सा हो गया, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। एवरीवन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, कोई है जो मेरे को समझाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? हम लोग 4 दिन से 5 दिन हो गए हमें यही पढ़ते हुए, आज छठा दिन है। हमें मेरे को बताओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? राघव मोदी, यस गो फॉर इट। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो दो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, सपोज करो एक चीज की प्राइस बहुत बढ़ गई है, आपके पास अगर उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, आप दूसरा उस प्रोडक्ट का जो सब्स्टिट्यूट है आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइज इन प्राइस चेंजेस फ्रॉम कंजम्पशन फ्रॉम ए टू बी इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल कहता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे चले गए तो क्या होगा, 10 रुपया का प्रोडक्ट का दाम 15 रुपया हो गया, लेकिन उसी का एक सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है जो अभी भी 12 रुपए में बिक रहा है, तो आप 12 रुपया का यूज करोगे, एम आई राइट? तो वो आपको कहां लेके जाएगा, वो कहीं फ्लोटिंग एरिया में ले आएगा आपको यहां से यहां नहीं ला रहा, वो फ्लोटिंग एरिया में लेके जा रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। वो आपके इनकम पर चेंज कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा जो कि सिर्फ आप अगर एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे होगे तब, राइट। तो इसीलिए ये जो एरिया है, दिस एरिया इज दी फ्लोटिंग एरिया, जो कि ए टू सी वाला जो हम बात कर रहे हैं वो फ्लोटिंग एरिया में एस्टैब्लिश्ड है, और जो बी है वो एक लाइन में एस्टैब्लिश्ड है। व्हाई? बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हो यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट, कि आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन, इनकम इफेक्ट और इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल के इफेक्ट को साथ में नहीं ले रहे। आप तीनों को अभी अलग अलग लोगे तो क्या होगा, ए टू बी में ट्रांसफर होगा और बहुत इजी हो जाएगा ग्राफ। लेकिन अगर आप तीनों को साथ में लेते हो कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो आपका फ्लोटिंग एरिया में भी आएगा कोई ना कोई पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग राइट नाउ। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट जगह बढ़ते हैं। समरी सो फार में पढ़ते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समरी सो फार, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस एंड अज्यूमिंग इन इज अ नॉर्मल गुड, देयर आर टू इफेक्ट्स। हम लोग एक बार प्रॉपर्ली समराइज कर रहे हैं इतना बड़ा जो हमने पढ़ा था। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस। इसके बाद हम लोग खाली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है? वो पढ़ते ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस एंड अज्यूमिंग इन इज अ नॉर्मल गुड, अगर हम लोग अज्यूम करें कि नॉर्मल गुड है और एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट, द गुड इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन अल्टरनेटिव गुड्स एंड पीपल कैन स्विच टू अदर गुड्स, जो मैंने अभी बताया। पहला इफेक्ट होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर वो जो गुड है वो रिलेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है उसी के अल्टरनेटिव गुड से, उसका अल्टरनेटिव हमारे को मार्केट में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव गुड्स की तरफ चले जाएंगे, पीपल विल स्विच टू दी अल्टरनेटिव गुड्स। और इनकम इफेक्ट क्या है, द इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस लोअर इनकम में रिड्यूस डिमांड। जो तो अगर आप एक बार सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को साइड में रखो, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा, इनकम इफेक्ट, इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, वो जो प्राइस राइज है वो क्या करेगा, डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब
वो इनकम जो हम बाजार में यूज कर सकते हैं, am I right? वो इनकम जिसका वैल्यू कितना है बाजार में उसकी बात कर रहे हैं, जिसका वैल्यू कल 10 रुपया हो सकता है आज 8 रुपया हो जाए उसका वैल्यू, बिकॉज द प्राइस राइज, ठीक है, उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो वो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इनकम लोअर हो जाएगा और इस वजह से हमारा जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो गिर जाएगा। जैसे मैंने कल आपको अनियन का एग्जांपल दिया था, अगर अनियन 10 रुपीज अ किलो बिक रहा है और अचानक से 20 रुपीज अ किलो बिकने लगता है तो एक दिन में हमारी इनकम तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्राइस तो चेंज हो गया। तो जो प्राइस चेंज हुआ है उसकी वजह से जो घर में लोग खाते हैं वो खाना बंद नहीं करेंगे, वो कभी भी खाना बंद नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो जस्ट एक चीज करेंगे और वो क्या है कि वो लोग खाना बंद करने के बजाय उसका यूज कम कर देंगे, खरीदेंगे जरूर तो इससे, लेकिन यूज कम करने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, यस राघव, व्हाट यू वांट टू स्पीक? सर अभी आपके बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी। अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आया हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ प्राइस गोज डाउन देन इट्स जस्ट ऑल ऑपोजिट। अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो जो ऊपर इफेक्ट हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट होगा, बस इतना सा था। इफ द गुड इज एन इंफीरियर गुड बी केयरफुल टू रियलाइज व्हाट इज द करेक्ट चेंज। अगर गुड इंफीरियर है, अगर गुड इंफीरियर गुड है तो हमारे को ये जो मैंने ऊपर बताया था, नॉर्मल गुड के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट अलग होता है और इंफीरियर गुड के अंदर इफेक्ट अलग होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ऊपर जो बताया हुआ था। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, ठीक है। हर्लीज इनकम इज $1200, प्राइजेस पीएफ, एक प्रोडक्ट का प्राइस है $4 पर फिश और मैंगो का प्राइस है $1 पर मैंगो, ठीक है। इफ हर्ली स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डज ही बाय? मैंगोज की स्पेलिंग गलत है, देखो ईएस लगेगा, ठीक है, उसको लेके देख लेना, इतने सारे स्लाइड्स है तो ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। इफ हर्ली स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज डज ही बाय? $1200 by $1, 1200 मैंगोज ही विल बाय, ठीक है। हर्लीज इनकम 1200, अब वो कितने फिश खरीद पाएगा, ठीक है। 1200, if Hurley buys 100 fish, how many mangoes can he buy? अब इसी का आगे का पॉइंट आ जाएगा कि अगर हर्ली 100 फिश खरीदना चाहता है तो वो कितना मैंगोज बाय कर पाएगा। 100 फिश का कॉस्ट कितना होगा, पर फिश कॉस्ट $4, तो $400 स्पेंड हो गए, तो $800 लेफ्ट है, तो वो कितने मैंगोज खरीद पाएगा, 800 मैंगोज, ठीक है। अब देखो आगे, एक्चुअली नेट की स्पीड में प्रॉब्लम है आज, अच्छा वो हम लोग स्क्रीन शेयर पे बैठे हुए हैं। इनकम चेंज एग्जांपल, नाउ हर्ली कैन बाय $800 बाय, बहुत आगे जा रहा है, पीछे पीछे चल, पीछे चल। अब हर्ली अगर सारे के सारा इनकम फिश पे स्पेंड करता है तो कितना बाय कर सकता है, 300 फिश, $1200 बाय divided by $4 equals to 300. Hurley's income is $1200, ये रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा है। If Hurley spends all his income on mangoes, ये हमने कर लिया। I'm sorry boys and girls because the speed is slow, I'm not getting on which slide should we go. Alright, अब हम लोग बजट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। $1200 by $4 is equals to 300 fish. $1200 by $1 is equals to 1200 mangoes. 100 fish cost $400. $800 left buys 800 mangoes. तो ये जो हर्ली का बजट कॉन्स्टेंट है वो हमें क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि वो कौन से लेवल पे होगा। अगर वो फिश इतना खरीदना है तो मैंगोज कितना खरीद पाएगा, अगर मैंगोज इतना खरीदता है तो फिश कितना खरीद पाएगा। ये बजट लाइन वो दिखा रहा है। अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इफ यू आर एबल टू सी दिस पॉइंट, दिस इज शोइंग द सेम पॉइंट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ठीक है। $800 लेफ्ट, ये है, तो 800 मैंगोज खरीद पा रहा है, और वो अगर वो कितने फिश खरीदता है तो 800 मैंगोज खरीद पा रहा है, अगर वो 100 फिश खरीदता है तो 800 मैंगोज खरीद पाएगा, ठीक है। ये उसका बजट कॉन्स्टेंट है। हमने क्या पढ़ा था, आप अगर जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन है आपको, लेकिन लिमिट तो सेट करनी पड़ेगी ना। आपकी जो इनकम है वो आपकी लिमिट है। अगर हम ये मान के चलें कि आप जो भी कमाते हैं वो आप स्पेंड करते हैं तो, और ये इकोनॉमिक्स में मान के हमें चलना पड़ता है, सेविंग्स की जगह बहुत कम आती है इसके अंदर। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
इनकम चेंज एग्जांपल, जब इनकम चेंज होता है, अ फॉल इन इनकम शिफ्ट्स द बजट कॉन्स्ट्रेंट्स डाउन। अगर हर्ली का इनकम फॉल होता है तो क्या होता है, नाउ हर्ली कैन बाय $800 by $4 इज इक्वल्स टू 200 फिश ओनली, और $800 by $1 इज इक्वल्स टू 800 मैंगोज ओनली। उसका $1200 जो इनकम था वो $800 पे आ गया, तो क्या होगा, उसका ग्राफ जो है वो वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे उसका इनकम चेंज हुआ है। Am I right? इतना बड़ा फॉल हो जाएगा उसका ग्राफ के अंदर। दिस विल बी हिज फॉल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इनकम चेंज होता है तो आपका जो है इंडिफरेंस कर्व या फिर बजट लाइन उसमें भी फॉल आता है, बिकॉज योर इनकम हैज चेंज, यू कैन नॉट बाय मोर नाउ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राइस चेंज एग्जांपल। अब हम लोग अगर प्राइस चेंज करते हैं तो हर्ली कैन still by an increase in the price of one good pivots the budget constant inward। कोई भी एक गुड का अगर आप प्राइस चेंज करते हो, वन गुड का प्राइस अगर चेंज होगा, दोनों में से किसी का भी अगर चेंज हो जाएगा तो भी कांस्टेंट हो जाएगा कि वो कितना कमोडिटी कमोडिटी ले सकता है, कमोडिटी बाय कर सकता है। व्हाई? बिकॉज उसका बजट तो लिमिटेड है, हिज बजट इज लिमिटेड। तो अगर एक गुड का भी प्राइस ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली उसका बजट कांस्टेंट हो जाएगा और वो पहले जितना यूज कर रहा था उतना यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या है, क्या वो हर्ली कैन स्टिल बाय 300 fish बट नाउ ही कैन ओनली बाय $1200 by $600 मैंगोज। नोटिस स्लोप इज स्मॉलर, रिलेटिव प्राइस ऑफ फिश इज नाउ ओनली 2 मैंगोज। ऑलराइट, तो आपका रिलेटिव प्राइस जो है वो यहाँ पर आप बड़े आराम से देख सकते हो। पहले क्या था, $1 पे मैंगो आ रहा था, अब $2 पे मैंगो आ रहा है। एम आई राइट? वो 300 फिश अगर उसे खरीदना है तो वो 300 फिश खरीद सकता है, उसको अगर लास्ट टाइम भी खरीदना था तो लास्ट टाइम भी खरीद सकता था और अभी भी खरीद सकता है। लेकिन अब अगर वो 300 फिश खरीदेगा तो वो सिर्फ 600 मैंगोज खरीद पाएगा। ठीक है, और इसी वजह से जो स्लोप पहले स्ट्रेट एकदम इतना बड़ा था, दिस वाज द स्लोप। ठीक है, ये स्लोप था। ठीक है, दिस वाज द स्लोप। वो स्लोप गिर के क्या हो गया, रिलेटिव प्राइस जो कि गिर गया, इस वजह से स्लोप भी स्मॉलर हो गया, ये हो गया स्लोप। ये वाला स्लोप बड़ा था, दिस स्लोप वाज बिगर, नाउ दिस स्लोप इज स्मॉलर। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्राइस चेंज होता है वो आपके स्लोप को भी गिरा देता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जांपल, बोथ चेंज एग्जांपल। अब अगर सपोज करो दोनों का प्राइस ऊपर नीचे करता है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हैपन एट द सेम टाइम। अगर इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक साथ आपको देखना है तो ये पेज आपको दिखाएगा। हैव टू फाइंड द न्यू MU पर डॉलर पर न्यू इंडिफरेंस कर्व टू नो व्हाट कॉम्बिनेशन टू बाय। अगर दोनों चीज, इनकम का इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट साथ में आ रहा है तो सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएगी। आपको एक नया कर्व प्रेजेंट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द न्यू कॉम्बिनेशन विच विल सेटिस्फाई द कंज्यूमर, या फिर उसको अपना खुद के लिए एक सेटिस्फैक्शन कहां पे जाके मिलेगा, उसके लिए अपना एक नया कर्व क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज में उसका इफेक्ट आ गया, इनकम में इफेक्ट आ गया, सब्स्टिट्यूशन में इफेक्ट आ गया, एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर आप ये चीज देख पा रहे हो कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि वेयर इज द इफेक्ट। ठीक है, अब दो तीन चीजें हो सकती है। उसका ये प्राइस था 1200 और 300 का यूज था उसका। ठीक है, अब वो गिर के 800 और 200 आ गया अगर इनकम इफेक्ट में चेंज आता है तब। ठीक है, अब इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है तो क्या होगा, आपका ये वाला चेंज भी आ सकता है 400 और 200। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज अगर आप सारी चीजें एक साथ यूज करो। इसीलिए मैंने कहा बहुत ही एम्बिगुअस हो जाता है, बहुत ही वेग हो जाता है। तो आपको अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पर कैसे पहुंचना है ये डिसाइड करना पड़ता है। तो वो कैसे पहुंचोगे, आपको कितना फिश खाना और कितनी मैंगोज खानी है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो और फिर एक ग्राफ बनता है, फिर उसको आप क्या बोलते हो, उसको एक प्रॉपर्ली उसका ग्राफ बना के उसको प्रेजेंट करते हो। राइट, इनकम इफेक्ट A to C। अब इनकम इफेक्ट क्या हुआ है, A पे था। ठीक है, चेंजिंग बजट लाइन न्यू पॉइंट बेस्ड ऑन इनकम एंड सब्जेक्ट, बोथ चेंज एग्जांपल, दोनों का चेंज का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। A पे था, अगर आप खाली इनकम इफेक्ट देख रहे हो तो A से C पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ है, 1200 से 300 था, अब क्या वो कर पा रहा है, खाली जब इनकम इफेक्ट हुआ तो 800 वो क्या बोलते हैं उसको मैंगोज ले पा रहा है और 200 वो क्वांटिटी ऑफ फिश ले पा रहा है। ठीक है, ये इनकम इफेक्ट है। ठीक है, न्यू पॉइंट इज बेस्ड ऑन इनकम एंड सब्जेक्ट इफेक्ट। ठीक है, ये A to C पे ट्रांसफर है।
अब इसके अंदर ना देखो कुछ और लाइन दिख रहे होंगे आपको, एक ये वाला लाइन दिख रहा है, हम लोग इसको समझ लेते हैं। यू आर एबल टू सी दिस लाइन, वेट अ मिनट, मेरा भी ब्लू कलर लिया हुआ है, आई हैव टू चेंज द कलर। यू आर एबल टू सी दिस लाइन 1, जो कि नीचे भी जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है। यू आर एबल टू सी दिस लाइन 2। अब ये लाइंस किसके लिए है? ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए। अगर आपका इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक साथ काम करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि आप अल्टरनेटिव गुड पे चले जाओगे। तो अल्टरनेटिव गुड का मतलब क्या होता है? आपको अल्टरनेटिव गुड का अभी प्राइस क्लियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन अल्टरनेटिव गुड पे आप कब जाओगे? जब अल्टरनेटिव गुड पे आप तभी जाओगे जब जो आप गुड यूज कर सकते थे उसका प्राइस बढ़ गया है और अल्टरनेटिव गुड का प्राइस जो है वो उससे कम है जो गुड आप यूज कर रहे थे उससे, इसीलिए आप अल्टरनेटिव गुड पे जा रहे हो। तो अल्टरनेटिव गुड के प्राइस के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफ है वो सेट हो जाएगा। हो सकता है वो सी पॉइंट पे आ जाए, ए टू बी के जाने के बजाय आप सी पॉइंट पे जाके एस्टैब्लिश हो जाओ, क्योंकि आपने अपना गुड चेंज कर लिया। आप जो जिस गुड का प्राइस बढ़ा है, जिस गुड का प्राइस बढ़ा है, आपने वो उसका अल्टरनेटिव मार्केट से खोज लिया और आपने मार्केट से अल्टरनेटिव खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप अल्टरनेटिव खरीदना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? आपका जो इनकम इफेक्ट था उसकी वजह से जो आपका एक बड़ा फॉल होने वाला था वो बड़ा फॉल नहीं होता है। आप बीच में कहीं, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, तो आप कहीं बीच में ग्राफ के जाके रुक जाते हो। व्हाई? बिकॉज आपने प्राइस अल्टरनेटिव किया तो 15 रुपए की जगह उसी प्रोडक्ट का दाम जिसका 10 था वो 15 हो गया। अब उसकी जगह आप एक अल्टरनेटिव गुड यूज कर रहे हो जिसका प्राइस है 12 रुपीज। जो 3 रुपीज का चेंज आया है ना, वो आपकी इनकम इफेक्ट को बढ़ा के रखता है। आपका मतलब जो पैसा है आपके हाथ में उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता है। एंड दैट्स व्हाट इज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोथ वर्किंग टुगेदर। इसीलिए यहाँ पर देखो कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक रहा ये पॉइंट, ये ए वाला पॉइंट था जब कुछ चेंज नहीं होता, ये ए टू बी वाला पॉइंट है जब खाली इनकम इफेक्ट असर कर रहा है। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब कुछ वर्क कर रहा है साथ में, तो ये ए टू सी वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग। देखिए ये आप चैप्टर जब पढ़ रहे होगे, अगर उस समय भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किताब के थ्रू, या ये मैं पीपीटी आज भेज दूंगा आपको 100%, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास ऑफ टुडे इज व्हाट, टुडे इज फ्राइडे और सैटरडे, तो आप मंडे की क्लास में आप मेरे को भेज सकते हो, पूछ सकते हो एनी टाइम, ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वी आर एट द एंड ओनली। अभी थोड़ी देर में हम लोग का ये खत्म हो जाएगा जो हम लोग अभी बजट लाइन पढ़ रहे थे। कंबाइन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। अब अगर आपको बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को कंबाइन करना है, ये राउंड अबाउट कंज्यूमर थ्योरी का लास्ट पार्ट है, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का। इसके बाद हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। यूज दिस एग्जांपल अगेन एंड यूज इंडिफरेंस कर्व टू सी दिस फ्लोटिंग इशू बेटर। अब ये जो फ्लोटिंग इशू है इसको बेटर दिखाने के लिए हम उसी एग्जांपल को वापस यूज करेंगे च्युइंगम और वाटर बोतल के। Ian is a Morpheus from the Matrix. He will open your mind. अब देखो ये क्या होता है, थोड़ा एनिमेशन क्रिएट करते हैं ना, तो इट इज इंटरेस्टिंग। ऑप्टिमम पॉइंट, द पॉइंट ऑन द बजट लाइन दैट टचेस द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। अब बजट लाइन के अंदर जो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को जो टच कर रहा है, दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट। मतलब आप उसके ऊपर नहीं जा सकते अपने सेटिस्फैक्शन के अंदर, ठीक है। ऑप्टिमम पॉइंट का ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है। Budget plus indifference curve. Optimum point, the point on the budget line that touches the highest possible indifference curve, that is the optimum point. Marginal rate of substitution, the rate at which a consumer is willing to trade one good for another. ये दोनों हमने पढ़ा था। जिस रेट पे कंज्यूमर एक गुड से दूसरे गुड की तरफ ट्रांसफर होना पसंद करता है, उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इंडिफरेंस कर्व, आपका वापस क्लियर हो जाएगा जो कि स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट द कंज्यूमर चूजेस। द ऑप्टिमम इज द बंडल Ian मोस्ट प्रेफर्स आउट ऑफ ऑल द बंडल्स ही कैन अफोर्ड। जितने भी बंडल्स अवेलेबल है उसके अंदर से जो Ian मोस्ट प्रेफर करेगा किसको, जिसमें उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऑलराइट, और वो जो सबसे ज्यादा अफोर्ड कर पाएगा। एम आई राइट? ए इज द ऑप्टिमम, the point on the budget line that touches the highest possible indifference curve। देखो अब ये रहा आपका, आपने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, ओके। अब आपका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है और वो है उसका प्राइस आपको पता था। Ian प्रेफर्स बी टू ए बट ही कैन नॉट अफोर्ड बी। Ian तो प्रेफर करेगा बी पॉइंट को,
क्योंकि उसका हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल होगा, लेकिन ये उसका बजट को अलाउ नहीं करता, ही कैन नॉट अफोर्ड दैट। इसीलिए वो क्या करेगा, वो ए पॉइंट पे आएगा और वो ए को अफोर्ड करेगा। ए को चूंकि वो अफोर्ड करता है इसीलिए वो उसका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉइंट, जो जहां पर वो पहुंचता है। इयान कैन अफोर्ड सी एंड डी ऑल्सो, इयान सी और डी को भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो उसको चूज नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ए जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है, ए जो है वो हायर इंडिफरेंस। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, एक कस्टमर कौन सी चीज को अफोर्ड कर सकता है। नंबर वन, कस्टमर नीचे वाले पार्ट पर, उसका जो इनकम है उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको भी अफोर्ड कर सकता है। इसको ऐसे समझो, ये वाला जो एरिया है कस्टमर तो इसको भी अफोर्ड कर सकता है, एम आई राइट? कस्टमर इसको भी अफोर्ड कर रहा है, ये वाले जो, अब ये क्वेश्चन तो उठता ही है ना कि हम लोग बार बार कह रहे थे बजट लाइन के अंदर आप किसी भी जगह पे चले जाओ, इंडिफरेंस पॉइंट के किसी भी जगह पे चले जाओ, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एम आई राइट? हम ये बार बार कह रहे थे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो कस्टमर है वो कितना क्वांटिटी ऑफ गम और कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर खरीदना पसंद करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट उसके लिए कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि आप जब बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करते हो, तो जो इंडिफरेंस कर्व पे हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट, जो पॉइंट टच कर रहा होता है, वहीं पर कंज्यूमर अपने आप को स्टॉप कर लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको ऑप्टिमम पॉइंट मिल गया, उसकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है उसको वही मिल रहा है, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए जाता है। तो वो ऑब्वियसली, ये देखो डी पॉइंट जो है वो भी उसी पे है। अगर आप प्रॉपर्ली देख रहे होगे इस ग्राफ को, तो ये जो डी पॉइंट है वो भी उसी लाइन पे, बजट लाइन पे, लेकिन वो इसको चूज नहीं करेगा, वो चूज करेगा ए पॉइंट को। वो क्यों चूज करेगा ए पॉइंट को? बिकॉज ए पॉइंट जो है वो इंडिफरेंस कर्व के हायर पॉइंट पे है, और ये हमने अभी पढ़ा कि जो ऑप्टिमम पॉइंट होगा जहां पर वो रह सकता है, कंज्यूमर सिर्फ उसी को चूज करेगा क्योंकि वो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अब हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, हिग्स एनालिसिस क्या बताता है हमें, हाई है कि लो है। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट की बात नहीं हो रही, कितना कितना नहीं हो रही, कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है 1 2 3 4 नहीं, ये हाई है कि लो है। तो हायर सेटिस्फैक्शन कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ए पॉइंट पे, इसलिए वो इसको चूज करेगा rather than choosing D, C। और B पॉइंट क्यों नहीं चूज कर सकता? क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What the consumer chooses? A, the optimum slope of the indifference curve equals slope of the budget line. MRS is equals to P water by P gum. So consumer optimization is another example of thinking at the margin. Marginal value of water in terms of gum, price of gum in terms of water. तो अब जो A पॉइंट है वो ऑप्टिमम लेवल है जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसीलिए कंज्यूमर उस पॉइंट को चूज करेगा और वो उतना वाटर और उतना गम खरीदेगा। और यहाँ पर assumptions क्या क्या है, 3 assumptions याद रखना। प्राइस आर नॉट चेंजिंग, ना गम का प्राइस चेंज हो रहा है ना वाटर का प्राइस चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही चेंज होता है हमारा बजट लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व तो ऑब्वियसली हम लोग मान के चलते हैं ऊपर 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 और जाए, जितना ऊपर जाएगा उतना सेटिस्फैक्शन है, लेकिन हमारा बजट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट लाइन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे और कौन सा मेरा ऑप्टिमम पॉइंट है जो कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, राइट? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि आपका बजट जो इनकम है वो कांस्टेंट है, आपका प्राइस कांस्टेंट है। तो जब वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहां पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, जो कहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हमें देखना पड़ेगा। और यही हमें ये पॉइंट दिखाता है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई विल ट्राई कि आज इसको खत्म ही कर दिया जाए। एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम होता है तो क्या होगा, एंड इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट्स द बजट लाइन आउटवर्ड। अब क्या है आपके पास, आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था, आप जितना हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे जाओगे आपका उतना सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। आप चाहे यहां पर और बढ़ाते जाओ, आप यहां पर इंडिफरेंस कर्व और बढ़ाते जाओ, ऐसे करके और बढ़ाते जाओ, ये अलग अलग पॉइंट्स बनते जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट जो है वो आपके इनकम से बहुत ऊपर है।
तो आप यहाँ पर पहुंच नहीं सकते। दो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन आप जा नहीं सकते। तो जब इंक्रीज इन इनकम होता है तो क्या होता है, आपका ऑप्टिमम लेवल, जब आप पहले जो इनकम पे जा रहे थे तो आपका ऑप्टिमम लेवल क्या था, ऑप्टिमम लेवल था ये, दिस वाज द ऑप्टिमम लेवल। अब आपका इंक्रीज इनकम हुआ, तो अब आपका जब इंक्रीज इन इनकम हुआ तो आप बी बजट लाइन की तरफ, आपका बजट लाइन चेंज हो गया, बिकॉज आपका इनकम इंप्रूव हो गया। जैसे ही बजट लाइन चेंज होगा आपका ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा बी पॉइंट, तो अब आप बी पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाओगे, और इसीलिए आप बी पॉइंट को चूज करोगे rather than choosing the ए पॉइंट। दिस इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो बहुत इजीली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको सिखा रहा है। आपको कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, जब आप दोनों को मिक्स करते हो, इंडिफरेंस कर्व को और बजट लाइन को, क्योंकि बजट जानना बहुत जरूरी है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कहां पर है। जब तक आप बजट नहीं जानते तब तक आप नहीं समझ सकते कि आपको कितना खरीदना है, कितना आना चाहिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है क्या नहीं, आपको नहीं मिलेगा जब तक आप बजट लाइन नहीं बनाते। तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर वाला आइटम था वो हमने क्या किया था, बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड, यान बाइज मोर ऑफ इच। अगर दोनों गुड नॉर्मल है तो क्या करेगा, यान दोनों गुड का लेवल बढ़ा देगा और ज्यादा खरीदेगा। लेकिन अगर गम इज एन इंफीरियर गुड, गम जो है वो इंफीरियर गुड है, तो हमने क्या पढ़ा था, जब इंफीरियर गुड होता है और आपका इनकम लेवल बढ़ता है तो आप क्या करते हो, इंफीरियर गुड का बाई कम कर देते हो, वो कम खरीदते हो, और सुपीरियर गुड ज्यादा खरीदते हो, या नॉर्मल गुड आप ज्यादा खरीदोगे। तो अगर गम को आप इंफीरियर गुड मान रहे हो तो आपका ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो उस जगह पर आएगा जहां पर फीवर गम है। गम जो है, च्युइंगम आपको कम चाहिए, वाटर आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि वाटर ऑप्टिमम गुड है, या वाटर जो है वो नॉर्मल गुड है, जो जिसका क्या बोलते हैं, गुड का जो क्वालिटी है वो बेटर है देन गम। तो ये यहाँ पर ये एग्जांपल क्रिएट करके बता रहा है कि अगर आपका इनकम इंक्रीज करता है और च्युइंगम जो है वो इंफीरियर गुड है तो आपका ऑप्टिमम लेवल अलग जगह होगा। आप क्या करोगे, आप वाटर की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाओगे, गम की क्वांटिटी आप उतनी नहीं बढ़ाओगे। ऑलराइट, इनफैक्ट गम की क्वांटिटी जो है वो आप कम भी कर दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपकी वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई, आपको वाटर ही ज्यादा चाहिए था, आपको गम नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपकी इनकम सपोर्ट नहीं करती थी इसलिए आप गम और वाटर दोनों बराबर खरीद रहे थे, दो आपको पता था कि गम जो है वो इंफीरियर गुड है। अब आपका इनकम बढ़ गया तो आप क्या ट्राई करोगे, आप बेटर चीज अवेल करोगे मार्केट से। तो आपके लिए बेटर क्या है, वाटर बेटर है, तो आप वाटर ज्यादा खरीदोगे और गम खरीदना कम कर दोगे। तो यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम का इफेक्ट क्या हुआ, जो च्युइंगम है उसका डिमांड कम हो गया, लेकिन जो वाटर है उसका डिमांड बढ़ गया। व्हाई, बिकॉज वाटर इज अ नॉर्मल गुड, ओके, सुपीरियर गुड देन च्युइंगम। The income and substitution effects. Initial optimum at A, PF false. In this example, the net effect on gum is negative. जो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल आपको कैसे बनाया हुआ है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स को दोनों को साथ में लेते हुए, ठीक है। इनिशियल ऑप्टिमम एट ए, पीएफ फॉल्स, ठीक है। यहां पर आप इसको देख के चलो कि ये जो एग्जांपल है उसका नेट इफेक्ट जो आएगा उसमें गम जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फ्रॉम ए टू बी, अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो प्रोडक्ट को, बाय मोर वाटर एंड फ्यूअर गम, अगर आप ए टू बी पे जाते हो, क्वांटिटी ऑफ गम और क्वांटिटी ऑफ वाटर पे सेम लेवल पे, अगर आपका जो पहला जो पॉइंट था, जो आपका इनकम था, जो हम मान के चल रहे थे, जो जिससे हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, अगर हम वो मान के चलते हैं और आप अगर दो पॉइंट को लेते हो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर आप ये चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप एक गुड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो दूसरे गुड से, क्योंकि एक गुड का प्राइस बढ़ गया है। Am I right? Substitution effect from A to B, buy more water and fewer gum. क्यों? क्योंकि गम का प्राइस बढ़ा, तो आपने क्या किया, मेरे को गम नहीं खरीदना, वो इंफीरियर गुड है, उसका प्राइस बढ़ गया, मैं गम नहीं खरीदूंगा, मैं वाटर खरीद लूंगा। तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा पानी खरीदोगे और गम कम खरीदोगे, तो क्या होगा, आपका जो ऑप्टिमम लेवल है वो दूसरी जगह चला जाएगा। Why? Because you will try to buy that item. Why? Because the substitution effect is working. Income effect क्या है, from B to C, buy more of बोथ द गुड्स। और इनकम इफेक्ट क्या करता है, इनकम इफेक्ट में क्या होता है, खाली इनकम बढ़ रहा है, आप सब्स्टिट्यूशन गुड्स की तरफ सोच ही नहीं रहे, तो आप दोनों गुड्स जो है वो बराबर मात्रा में बढ़ा दोगे आने वाले टाइम में। अब देखो हमने तीन इफेक्ट पढ़े, पहला खाली इनकम इफेक्ट,
इनकम इफेक्ट ऑन दी नॉर्मल गुड, फिर इनकम इफेक्ट ऑन दी इंफीरियर गुड, ठीक है, और तीसरा क्या है, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट साथ में काम कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर आपको कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू और बजट लाइन के थ्रू पता चला है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर कुछ भी होगा तो मैं डिटेल्स आपको मंडे को शेयर कर लूंगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर को लेके आप मेरे को एनी टाइम मैसेज करके छोड़ सकते हो। हम लोग जब क्लास लेंगे उन सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। समझ लो एक क्लास हम लोग डाउट रिमूवल रखते हैं। अगर आपके पास डाउट्स हुए तो हम डाउट रिमूव करेंगे, अगर आपके पास डाउट नहीं हुए तो हम लोग आगे का पार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इस चैप्टर के थोड़े बहुत और एग्जाम्पल देने हैं, आपके माइंड को और क्लियर करना है इस चैप्टर को लेके। तो अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। कोई भी दिमाग में एनीथिंग इज कमिंग इन योर माइंड, कोई एक लाइव एग्जांपल देके अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो। प्लीज गो फॉर इट।